फैसल खान के बारे में सुना है कि ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने आजम खान के खिलाफ रामपुर में लड़ाई छेड़ी थी। जब आजम खान सत्ता में होते हैं तो उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इस बीच में इन्होंने जिलाधिकारी को मेरे पीछे लगा दिया कि इस लड़के को बर्बाद करना है। तो कहने लगे, अरे भाई, बाबरी मस्जिद तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, पूरी दुनिया के सामने बाबरी मस्जिद टूटी, आप एक मशीन पे हाई कोर्ट का स्टे दिखा रहे हैं हमें, मशीन तोड़िए जाके दोबारा। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम हीरा पहुंच गई है रामपुर, उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर जिस पर फिलहाल पूरे प्रदेश की नज़रें हैं। रामपुर आए हैं हम और हमारे साथ रामपुर शहर सीट से प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी फैसल खान लाला हैं। और ये सीट एक हॉट सीट है। उसका कारण है यहाँ से ही जेल में रहते हुए आजम खान, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और तमाम आरोपों के साथ फिलहाल जेल में हैं। हालांकि फैसल खान की चुनावी लड़ाई अब शुरू हुई है, मगर उनकी जो एक लड़ाई आजम खान के खिलाफ है वो काफ़ी पहले से चालू है, शुरू हो चुकी है। हमने फैसल खान के बारे में सुना है कि ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने आजम खान के खिलाफ रामपुर में लड़ाई छेड़ी थी। सही बात है? जी बिल्कुल, कहाँ से कहानी शुरू होती है आपकी? देखिए, विचारधारा की लड़ाई है। साल 2012 में जब अखिलेश यादव पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री बने तो आजम खान उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर बने। आजम खान जैसे मंत्री बने तो उन्होंने रामपुर के लोगों को टारगेट करना शुरू किया, अपने मुखालिफिन को। यहाँ पे एक लकड़ी का बहुत बड़ा कारोबार है। यहाँ के एक तरह से जो जीविका चलती है, इकोनॉमी चलती है, वो लकड़ी के बिज़नेस पे चलती है। पिलिंग मशीन, प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बहुत हैं, 100 मिल्स हैं। तो इनका कहना ये था कि हमें लकड़ी वालों ने वोट नहीं दिया जो लकड़ी का कारोबार करते हैं। अच्छा। और उस सारे कारोबार को इन्होंने बंद करा दिया 2012 में मिनिस्टर बनते के साथ ही। अच्छा। तो मेरा एक मौका पड़ा अखिलेश यादव से मिलने का। मैं उस वक्त इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन का मेंबर था। तो पूरी यूपी का एक डेलीगेशन गया था अखिलेश यादव से मिलने के लिए। उस डेलीगेशन में मैं भी था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उनको बताया कि आप एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और सूबे में आपकी सरकार है, रामपुर में लकड़ी का कारोबार है, अगर वो कारोबार खुल जाए तो लोगों को अच्छा रोज़गार मिल जाएगा और आपकी सरकार को राजस्व मिल जाएगा। इसको लाइसेंस जारी करा दिए जाएँ कुछ लोगों के, अगर वो रेगुलर नहीं है तो। उन्होंने मेरी बात को बहुत गंभीरता से लिया। तुरंत डीएम रामपुर को फ़ोन किया मेरे सामने और कहा कि जो फैसल लाला इश्यूज़ बता रहे हैं, समाज सेवी हैं और मुझे लगता है ये ठीक इश्यूज़ हैं और लकड़ी का जो कारोबार है वो बढ़ना चाहिए, फैक्ट्रियाँ खुलना चाहिए, बंद ना हो हमारी सरकार में। वो सारी फैक्ट्रियाँ खुल गई जब उन्होंने डीएम साहब को कहा। ये बात पता चली आजम खान को। मेरी फ़ोटो छपी अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में, रामपुर में। तो आजम खान को बहुत गुस्सा आया कि हमने जिन फैक्ट्रियों को बंद कराया था उन फैक्ट्रियों को अखिलेश यादव से सीधे मिलकर फैसल लाला ने खुलवा दिया। तो आजम खान ने अखिलेश यादव से बात की कि आप क्यों इस लड़के की मदद कर रहे हैं और आपने कैसे इन फैक्ट्रियों को खुलवा दिया। अखिलेश यादव बोले कि मुझे एक ठीक एजेंडा लगा, इस वजह से मैंने उसको बात करके डीएम से कन्वे किया था मैसेज आगे। इसके बाद आजम खान ने मेरे ख़िलाफ़ अनर्गल बातें अखिलेश यादव को भरी। कहने लगे कि साहब वो लड़का तो अपराधी है, उसके ऊपर तो लूट के मुकदमे हैं, उसके ऊपर तो रेप के मुकदमे हैं। डूब के उनको झूठ बोला। अगर कोई मुकदमा मेरे ऊपर, की बातें झूठ थी। हाँ झूठ थी। अगर कोई मुकदमा मेरे ऊपर था उस वक्त या आज भी तो वो थाने में होना चाहिए ना। या आजम खान की डायरी में अगर नाम लिखा है तो वो मुकदमा में लूट का हो गया। तो किसी थाने में उस वक्त मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। एक एनसीआर भी जिसको बोलते हैं वो भी नहीं थी। 151 का मुकदमा भी नहीं था मेरे ऊपर, शांति भंग का। क्या उम्र थी तब आपकी? मेरी उम्र उस वक्त रही होगी करीब 24 साल। तो अखिलेश यादव डर गए कि पता नहीं कौन लड़का मेरे साथ फ़ोटो खिंचा के चला गया और मैंने किसके लिए इतनी पैरवी कर दी। अखिलेश यादव ने उस वक्त मुझे अपना डायरेक्ट मोबाइल नंबर दिया था। बोले कुछ भी बात हो आप मुझे सीधे बता दिया करिए और मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार से किसी को दिक्कत ना आए। हमने अखिलेश यादव को फ़ोन किया तो उन्होंने फिर हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। एक बार उठाया फ़ोन, उसके बाद हाँ एक बार बात हुई उनसे। फ़ोन बताया आपने कि भाई हमारा काम आपने जो शुरू कराया था वो बंद हो गया? मेरा नहीं था वो काम, मैं दूसरे लोगों के लिए पैरवी करने गया था। मेरे पास तो लाइसेंस थे और आज भी लाइसेंस है। मेरा लाइसेंस का काम था सारा। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास लाइसेंस नहीं थे। 21 एनओसी डीएम के यहाँ पेंडिंग पड़ी थी प्लाईवुड फैक्ट्रियों की। तो मैंने कहा अगर डीएम इनकी एनओसी जारी कर दें तो ये
21 फैक्ट्रियां चल जाएंगी रामपुर के, और इन 21 फैक्ट्रियों में कम से कम 5,000 लोग काम करते हैं। तो वो एनओसियां जारी हो गई हमारे। अखिलेश यादव से बात क्या हुई? अखिलेश यादव से बात हुई तो थोड़ा पहले तो ये हुआ कि उन्होंने अखिलेश यादव को मेरे खिलाफ कर दिया। उसके बाद डीएम रामपुर को मेरे पीछे लगा दिया कि ये लड़का अखिलेश यादव की हत्या करना चाहता था और ये कैसे मुख्यमंत्री तक पहुंचा, इसने मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई और मेरे खिलाफ जांच बैठ गई। इन्होंने एक लेटर लिखा मेरे खिलाफ चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को, ये लड़का मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचा। मेरे चेहरे को सर्किल किया रेड से अखिलेश यादव के साथ और मेरे खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी कि मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। वो जांच जब रामपुर आई तो उस जांच में क्लीन चिट मिली, एक भी मुकदमा मेरे ऊपर था नहीं। मगर इस जांच में कम से कम 3-4 महीने लग गए। इस बीच में इन्होंने जिलाधिकारी को मेरे पीछे लगा दिया कि इस लड़के को बर्बाद करना है। मेरी मार्केट के ऊपर बुलडोज़र चला दिया, 40 दुकानें मेरी गिरा दी। रात में नक्शा पास था, अपनी हद में बनी हुई थी, फिर भी गिरा दी 40 दुकानें मेरी। मेरी फैक्ट्री पिलिंग मशीन थी, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया डीएम ने। फिर मेरी 100 मिल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। मेरे घर पे बिजली का छापा मारा, बिजली काट दी, घर की ऑफिस की बिजली काट दी, पूरा बर्बाद कर दिया मुझे उस वक्त। इस वजह से कि इसलिए कि आप अखिलेश यादव के पास चले गए थे, हाँ, खाली और आपने जो प्लाईवुड का काम है उसको लिए खुलवा दिया। इस वजह से उनको गुस्सा आया कि हमने बंद कराई थी फैक्ट्रियाँ, इसने कैसे खुलवा दी। जब मेरी सारी चीज़ें बर्बाद कर दी, मैं बिल्कुल सड़क पर आने को हो गया, तो मैं हर चीज़ को अपने हाई कोर्ट लेकर गया। हाई कोर्ट गया मैं, कोर्ट से मुझे 2 से 3 महीने लगे, सारी चीज़ों में स्टे मिल गया, सारी चीज़ें मेरी दोबारा खुल गई इन्हीं की सरकार में। और मार्केट पे भी मेरे स्टे मिल गया, और मार्केट में ऐसा ऑर्डर आया कि जब नक्शा पास है और हद में बनी है तो उस मार्केट को बिना किसी नोटिस के नहीं गिरा सकते, और मार्केट दोबारा बनेगी। तो फिर कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो हमने इन्हीं की गवर्नमेंट में अपनी मार्केट दोबारा बना दी। फिर चाहते ये हैं कि इनके खिलाफ कोई बोले तो उसको इकोनॉमिकल इतना तोड़ दो कि वो बोल ना पाए, अपनी चीज़ों में उलझ जाए। यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी साहब एक बड़ा चेहरा है राजनीति का, रामपुर से नुमाइंदगी कई बार की उन्होंने। यहाँ पर जयप्रदा ने भी नुमाइंदगी की। यहाँ पर नूर महल एक मजबूत परिवार रहा नवाबों का, लेकिन जब आज़म खान सत्ता में होते हैं तो उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। आज़म खान किसी गरीब का मकान गिराते हैं, किसी के प्लॉट पे कब्ज़ा करते हैं, तो वो पीड़ित लोग विपक्ष के पास तो जाएंगे कि भाई आज़म खान हमारा घर गिरा रहा है तो आप हमारी मदद करो। तो नूर महल भी अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है, मुख्तार साहब भी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसके अलावा जयप्रदा भी नहीं मिलती लोगों को। तो लोगों को लगा कि यार ये लड़का अखिलेश यादव तक गया था लोगों के इश्यूज़ लेकर, ये हाई कोर्ट से लड़ा, इसने अपनी अखबारों में छपता रहा यहाँ उस दौरान। तो मैं नोटिस किया लोगों ने मुझे, अब नोटिस किया तो वो लोग मेरे पास आने लगे कि भाई हमारा मार्केट टूटने जा रहा है, आपने कैसे स्टे लिया था। मैंने उनको गाइड किया कि आप यहाँ जाइए, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए। लोगों को उससे राहत मिली, मेरे पास लोग आना शुरू हो गए, मैं उनकी आवाज़ बनता चला गया। मैं कलेक्टर के पास जाने लगा, मैं कमिश्नर के पास जाने लगा, मैं चीफ सेक्रेटरी के पास पहुँचने लगा। तो चीज़ें बढ़ती चली गई, इनको गुस्सा आता चला गया। फिर इन्होंने ये देखा कि इकोनॉमिकल तो इसने संभाल लिया अपने आप को। डीएम से कहा कि इनकी मशीन कैसे चली, तो डीएम बोले साहब उस पर हाई कोर्ट का स्टे आ गया है। तो कहने लगे अरे भाई बाबरी मस्जिद तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, पूरी दुनिया के सामने बाबरी मस्जिद टूटी, आप एक मशीन पे हाई कोर्ट का स्टे दिखा रहे हैं हमें, मशीन तोड़िए जाके दोबारा। ये बात बताई किसने आपको? डीएम साहब ने खुद बताई मुझे, क्योंकि डीएम उस NKS चौहान साहब डीएम थे उस वक्त, अब वो रिटायर हो गए। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि आज़म खान तो आपके बड़े खिलाफ हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में जितना मालूम किया, आपके परिवार के बारे में, आपका परिवार बिल्कुल साफ छवि का है और मुझे बताया गया है कि आप बहुत अच्छे लोग हैं। इसलिए वो मुझे अंदर खाने मदद करने लगे और उन्होंने सारी बातें मुझे बताई कि आप दोबारा मुख्यमंत्री को अप्रोच करिए, ये हमें बहुत परेशान कर रहा है। मैंने फिर मुख्यमंत्री को अप्रोच करी, मुख्यमंत्री मुझसे मिलने को तैयार नहीं हुए। फिर मैंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, यूपी प्रेस क्लब में। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत पॉपुलर हुई। उसमें मैंने सारे तथ्य दिखाए कि मुझे इसलिए बर्बाद किया जा रहा है कि मैं रामपुर के लोगों की चीज़ों को लेकर अखिलेश यादव से मिला, और अखिलेश यादव के साथ मिलना मेरे लिए एक जी का जंजाल बन गया, एक मुसीबत हो गया। तो फिर जब वो अखबारों ने कवर किया, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत बड़े बड़े अखबारों ने उसको कवर किया था पेज 1 पे, तो अखिलेश यादव ने फिर मुझे दोबारा एंटरटेन किया, बुलाया। क्या बात हुई? उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा अरे मुझे आपके बारे में बहुत गलत बातें बताई गई। ये खुद बातें अखिलेश यादव ने मुझे बताई, आपसे खुद 1 by 1 मुझसे बोले मुझे आपके। मैंने कहा साहब मैं तो उनको मिलते के साथ ही अपनी फाइलें मेरे पास थी, मैंने कहा साहब मुझे तो बर्बाद कर दिया, आपके साथ एक फ़ोटो खिंचाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया कि मैं बिल्कुल सड़क पर आ गया। बोले नहीं परेशान हूँ, मेरे कंधे पे हाथ मार के उन्होंने दिलासा दिया। उस वक्त मैं बहुत डिमोरलाइज था, मेरी उम्र भी 24-25 वर्ष रही होगी उस वक्त। मैं कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं, बहुत मामूली से परिवार से।
उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि नहीं परेशान मत हो, मुझे सारी चीज़ें पता चली। आज़म खान ने मुझे बहुत तुम्हारे बारे में निगेटिव चीज़ें बताई थी, लेकिन जब मैंने जांच कराई तो उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी। अब आप फिक्र मत करिए बिल्कुल भी। लेकिन मैंने कहा साहब अब तो सब कुछ बिगड़ चुका है और सब कुछ कोर्ट से चल रहा है, आगे कोई दिक्कत ना हो। तो बोले नहीं आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैंने डीएम को कह दिया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है। उस दिन थोड़ी सी मुझे राहत महसूस हुई जिस दिन अखिलेश यादव ने मुझे ये जुमले कहे। जुमले? हाँ, मतलब जुमले ही समझिए। आजम जुमले खान क्यों कह रहे हैं, क्या आगे क्या हुआ फिर? आगे ये हुआ कि फिर उन्होंने मुझसे कहा था कोई बात हो तो फ़ोन करिएगा, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। जब मैंने किया तो क्या बात हुई? नहीं, दोबारा फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। तो फिर मुझे आप कह रहे हैं आगे कोई बात हो तो फोन हाँ, मिलाइएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मेरे ऊपर केसेस करना शुरू कर दिए। किस तरह के? जैसे नोटबंदी हुई जिस वक्त, तो इनके यूनिवर्सिटी के अंदर ज़िला सहकारी बैंक है, एक उसकी ब्रांच है। तो ज़िला सहकारी बैंक की रामपुर में करीब 20 से 22 ब्रांचेज़ हैं। किसी भी ब्रांच में कैश करेंसी एक्सचेंज नहीं हो रही थी। सारा पैसा इन्होंने अपनी जौहर यूनिवर्सिटी की ब्रांच में मंगा लिया जो कैश था, और वहाँ से अपना पैसा बदलने लगे। ये शुरू में याद होगा आपको, 4,000 रुपये कैश बदला जाता था। कोई भी पुराना नोट दे दे और नया 4,000 कैश ले जाए अपने अपने बैंकों से। तो मुझे किसी का फ़ोन आया कि साहब हमारा तो कैश चेंज नहीं हो रहा है और सारा पैसा बता रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी वाली ब्रांच में चला गया है, सिर्फ आज़म खान के कैश को चेंज किया जा रहा है। और वो अपने बच्चों की फ़ीस दिखा दिखा के रोज़ लाखों रुपए करोड़ों रुपए चेंज कर रहे हैं अपने। तो मैंने एक आरबीआई के गवर्नर को लेटर लिख दिया और एक उत्तर प्रदेश के गवर्नर को लेटर लिख दिया कि साहब यहाँ पे जो है धांधली हो रही है, गरीब लोगों को या जिनके अकाउंट हैं उनको तो पैसा बदला नहीं जा रहा है, सारा पैसा आज़म खान का बदला जा रहा है। तो उस शिकायत पे मेरी संज्ञान हो गया। आरबीआई ने तीसरे दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया कैश करेंसी एक्सचेंज पर रोक लगा दी ज़िला सहकारी बैंक के। तो मुझे लगता है मैंने तो एक सिर्फ सिंपल शिकायत की थी, जब वो शिकायत इंटरटेन हुई, क्योंकि और जगह से भी गई होगी, क्योंकि इन बैंक्स के अंदर सरकार का रोल रहता है, राज्य सरकारों के मंत्रियों का, क्योंकि इनके जो चेयरमैन होते हैं वो पार्टी के लोग होते हैं। ज़िला सहकारी बैंक के जो चेयरमैन बिठाए जाते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो उस पर रोक लग गई कि कहीं पे भी ज़िला सहकारी बैंक में कैश करेंसी एक्सचेंज नहीं होगा। आज़म खान को ये बात बड़ी बुरी लगी और फिर मैंने उसमें पीसी करके ये भी कह दिया कि मेरे पास और भी बहुत सारे सबूत हैं। हालांकि मेरे पास सबूत नहीं था कोई भी। मैंने कहा मेरे पास और भी सबूत हैं, मैं जल्दी बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या किया है मीडिया के सामने। इनका लगता है तीर निशाने पर लग गया, ये घबरा गए। इन्होंने अपने चेयरमैन जो थे उनसे एक एप्लीकेशन ज़िला सहकारी बैंक की दिलवाई कि मैंने जाके बैंक में लूटपाट करी, महिला के मुंह में उंगली डाल दी और मैंने वहाँ पे लोगों को मारा पीटा और कैश लूटने की कोशिश करी, 25 हथियारबंद लोगों को ले जाके। ये मुकदमा मेरे खिलाफ थाना सिविल लाइंस में इन्होंने लिखवा दिया। मुझे पता नहीं, मेरे पास अखबार से फ़ोन आता है आपके ऊपर मुकदमा लिख गया। तो मैंने कहा नहीं साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। किस चीज़ का मुकदमा? बोले आपने कैश लूटने की कोशिश करी बैंक में, महिला को छेड़ा वहाँ जाकर। तो मैंने कहा उस बैंक में कैमरा भी होगा, आप देखिए कि मैं वहाँ नज़र आया हूँ कभी नहीं। मैं तो वो बैंक के अंदर ही नहीं गया कभी ज़िंदगी में, ऐसी जगह वो बैंक है ना, मेरा वहाँ खाता है। और मेरे अपने ऑफिस में भी कैमरे हैं, मैं जिस टाइम का मुकदमा दिखा रहे हैं उस टाइम मैं अपने ऑफिस में हूँ, मेरे कैमरे में मैं नज़र आ रहा हूँ। तो बोले नहीं साहब वो तो हो गया, अब आप एसपी साहब से बात करिए। मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया, कप्तान साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं राज्यपाल के पास गया। मेरा उस वक्त राजभवन में ठीक ताल्लुक़ था, राम नाईक साहब उस वक्त राज्यपाल थे, काफ़ी एक्टिव गवर्नर हैं यूपी काफ़ी के। एक्टिव थे, तो उनसे मेरा अच्छा ताल्लुक़ था। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डेलीगेशन राजभवन ले जाता था। तो मैंने राज्यपाल साहब से फ़ोन पे बात की कि ऐसे ऐसे मेरे ख़िलाफ़ एक फ़ेक मुकदमा लिखा दिया गया है। तो मैं राज्यपाल साहब बोले आप लखनऊ आ जाइए, मैं डीजीपी से बात करता हूँ। मैं लखनऊ चला गया। जब मैं लखनऊ पहुँचा हूँ तो पीछे से मेरे घर पे फोर्स आ गई मुझे गिरफ़्तार करने। मेरी ससुराल शाहजहाँपुर में है, पूरे रामपुर की फोर्स शाहजहाँपुर पहुँच गई मुझे गिरफ़्तार करने, फ़ेक मुकदमे में, कोई तथ्य नहीं, बिल्कुल आधारहीन, बस आज़म खान के काले कारनामों को उजागर कर दिया था मैंने। तो राज्यपाल साहब ने डीजीपी साहब से बात की कि भाई एक लड़का मेरे पास डेलीगेशन लाता है और जायज़ मुद्दों को लाता है, क्या कोई मंत्री ऐसा पीछे पड़ जाएगा कि बर्बाद कर देगा, बिना किसी सबूत के आधार के पुलिस मुकदमा लिख लेगी। उस वक्त नहीं गए अखिलेश के पास? अखिलेश यादव फिर मिले नहीं। फिर वो चुनाव का कुछ माहौल बनने लगा था, तो इस वजह से अखिलेश यादव को लगा कि आज़म खान की नाराज़गी हम नहीं झेल सकते इस लड़के के लिए, तो वो फिर दोबारा मिले नहीं। तो डीजीपी साहब ने फिर चीज़ें मालूम करी एसपी रामपुर से। एसपी रामपुर ने कहा साहब मुकदमा तो झूठा ही है। मैं खुद था, जावेद अहमद साहब ने मेरे सामने फ़ोन किया, स्पीकर पे लेके, स्पीकर पे लेके एसपी रामपुर से बात की। कौन थे एसपी? एसपी संजीव त्यागी,
उन्होंने, संजीव त्यागी साहब ने कहा मुकदमा तो झूठा है, लेकिन आजम खां पीछे पड़े हैं साहब, या तो मेरी कुर्सी चली जाएगी या फैसल लाला को जेल जाना है, अब आप जैसे आदेश करें। तो उन्होंने कहा आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ अखबार में खबर छपवाते रहिए कि हमने यहाँ दबिश दी वहाँ दबिश दी, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं करें, मुकदमे की जांच करें, अगर सच्चाई है तो उसको आगे बढ़ाएं, नहीं तो उसको फाइनल रिपोर्ट लगा दीजिए। जावेद अहमद साहब ने ये सीधा कहा, झूठा मुकदमा है तो आप उसको इंटरटेन नहीं करेंगे, और एसपी ने ये बात कही कि मुकदमा झूठा है। फिर भी ये पीछे पड़े रहे। इन्होंने, एसपी ने खबरें छपवाई कि मैं राजभवन में छुपा हूँ, मैं कहीं छुपा हूँ, पुलिस जगह जगह मुझे गिरफ्तार करने के लिए पड़ी रही। फिर मैंने हाई कोर्ट से स्टे भी ले लिया उस मुकदमे में। उसके बाद इन्होंने एसपी को तबादला कर दिया कि एसपी जो है गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं और फैसल लाला जो है चुनाव लड़ सकता है। मैं उस वक्त कांग्रेस पार्टी में था। अच्छा। तो फैसल लाला शायद चुनाव लड़ेगा हमारे खिलाफ और नुकसान पहुंचाएगा, इसको किसी भी सूरत से गिरफ्तार करके टॉर्चर करना है और इसको बंद करना है। तो इन्होंने एसपी को तबादला कर दिया। उसके बाद नया एसपी ले आए। जब नया एसपी लाए तो उसने आते के साथ ही सबसे पहला काम ये किया कि मेरे घर पे दबिश दी गिरफ्तार करने के लिए। फिर इस बीच में आचार संहिता लग गई, 2017 का चुनाव आ गया। मैं करीब 2 महीने रामपुर से बाहर रहा, फरार रहा फेक मुकदमे में, और उस मुकदमे में स्टे आ गया, तब भी मुझे पुलिस ने रामपुर में एंट्री नहीं लेने दी। नए एसपी साहब आ गए, मैंने कहा साहब मेरे पास स्टे है, कोई मुकदमा नहीं है इसके अतिरिक्त मेरे ऊपर। तो कहने लगे कि साहब आप रामपुर आएंगे तो हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैंने कौन से मुकदमे में करें? बोले मुकदमे तो बन जाते हैं, कितनी देर लगती है मुकदमा बनाने में? कौन थे एसपी साहब? एसपी एक पंडित जी थे, नाम मुझे याद नहीं है उनका। तो इतना प्रेशर रहा कि जब तक आचार संहिता नहीं लग गई तब तक मैं रामपुर में एंट्री नहीं ले पाया, कि पता नहीं कौन सा मुकदमा मेरे ऊपर लगा दें। एक और मामला लोगों ने बताया कि 2012 से 17 के बीच जो रामपुर पब्लिक स्कूल बनना था, उसमें 40 यतीम खाने गिराने का आरोप लगता है आजम खान और उनके ट्रस्ट पर। उस मामले में भी आप इन्वॉल्व थे? जी। उसमें क्या? वो यही तो लड़ाई है कि यतीम खाने के 40 परिवार जो वफ़ की संपत्ति पे 50-60 साल से रहते थे, उनके पास वफ़नामा था, रसीदें थी, अलॉटमेंट था। आज़म खान को वो जगह पसंद आ गई क्योंकि वो पॉश इलाके में जगह है। उस जगह की वैल्यू आज की तारीख में 100 करोड़ रुपए है। आज़म खान ने कहा कि ये गरीब गुरबा लोग क्यों रह रहे हैं, ये जगह तो मुझे चाहिए। उन्होंने उनका अलॉटमेंट कैंसिल किया क्योंकि वफ़ के मिनिस्टर भी ये थे। चेयरमैन वसीम रिजवी को इन्होंने बना रखा था। वसीम रिजवी तो एक स्टैम्प था, जहाँ पे साइन चाहते थे करा लेते थे ये। तो उन्होंने वसीम रिजवी से अलॉटमेंट कैंसिल कराया उस यतीम खाने के परिवारों का, और अपने जौहर ट्रस्ट के नाम पे उसको अलॉट करा लिया। जब अलॉटमेंट हो गया तो पूरी बस्ती के ऊपर रात को 3 बजे बुलडोज़र चला दिया। बच्चों को, औरतों को, मर्दों को पुलिस लाइन ले गए, बसों में भर के पुलिस वाले, चारों तरफ अंधेरा कर दिया। वहाँ से लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं रात को 3 बजे। एक बूढ़ी अम्मा है, शहजादी बेगम, 95 साल की उम्र है उनकी, रो रही हैं रात को 3 बजे फ़ोन करके कि मेरे घर पे पुलिस लगी है और मुझे बस में बिठा रहे हैं, तुम आ जाओ बेटे। अब मैं अकेला आदमी 2000 पुलिस वालों के बीच जाके क्या करूँगा रात को 3 बजे? पुलिस तो मुझे भी पीट के बंद कर देगी। तो मैंने कहा सुबह होने दीजिए, अब मैं इस वक्त अगर आऊँगा तो मुझे भी वही हाल होगा जो आप लोगों का हो रहा है। तो किसी तरह से वो रात कटी, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं जाग के बस यही सोचता रहा कि किस तरीके से इन परिवारों को बचाया जाए, क्या करा जाए। सुबह पकड़ना मुश्किल हो गई थी। जैसे सुबह हुई मैं फ़ौरन, मगर सुबह तक तो पूरा मलबा हो गया था ना। वो लोग गाय भैंस पालने का कारोबार करते थे, बकरी पालते थे, वो लोग घोसी बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने सब लोगों को वहाँ से हटा के पुलिस लाइन ले गए। पूरी बस्ती खाली हो गई, मकान खाली हो गए, लेकिन मकान के अंदर ज़रूरत का सामान तो है ना लोगों का। उनका फ्रिज है, उनके बिस्तर हैं, उनका सारी चीज़ें हैं, जानवर हैं, बकरी है, भैंस है। बकरियों की रस्सी काटी, जंगल में छोड़ दिया, भैंस की रस्सी काटी, जंगल में छोड़ दिया। इनके कार्यकर्ता भी वहाँ पे लगे हुए थे पुलिस के साथ साथ। 5-7 जो इनके बिल्कुल गाड़ी में बैठने वाले कार्यकर्ता, वो सब वहाँ पे पुलिस के साथ थे। कुछ लोग खींच के ले गए जानवरों को लोगों के। क्या हुआ इस मामले में आगे? इस मामले में ये हुआ कि फिर पूरी बस्ती मलबे में तब्दील हो गई। मैं डीएम के पास पहुंचा सुबह होने तक। डीएम ने कहा कि भाई वो तो अलॉटमेंट जौहर ट्रस्ट के नाम पे है, गरीबों के नाम पे तो अब नहीं रहा, पहले था 4 दिन पहले, तो इन लोगों को तो हटना था। तो मैंने कहा साहब ये कहाँ जाएंगे, सड़कों पर रहेंगे। जब वो लोग लौट कर आए तो पूरी बस्ती मलबे में थी, उनके जानवर गायब थे। फिर उनको लेकर मैं गवर्नर के पास गया। गवर्नर ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा। अखिलेश यादव ने नीचे मार्क किया, लेकिन इंक्वायरी तो रामपुर के डीएम के पास आना थी। यहाँ से ये इंक्वायरी निगेटिव लगा के भेज देते थे कि नहीं साहब ये तो इलीगल रह रहे थे, यहाँ तो जौहर ट्रस्ट के नाम पे था। तो इस तरीके से इन्होंने किया। फिर जब थोड़ा थोड़ा माहौल बदला 2017 में, हम बराबर पैरवी करते रहे। हम उन परिवारों को लेकर डीएम के पास गए। एक डीएम आए अंजनी कुमार साहब, तो सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2017 में, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने
और उसके बाद से आपकी राह आसान हो गई, या जो आप चाहते थे वो चीज़ें होने लगी? आजम खान जेल में है, क्या हुआ उसके बाद? जो ज़िलाधिकारी आए रामपुर में, अंजनी कुमार साहब, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, और उन जैसा निडर शायद ही कोई ज़िलाधिकारी रहा होगा रामपुर में। उनके सामने हम उन परिवारों को लेकर गए। उन्होंने बताया कि साहब हमारे साथ ये ज़्यादती हुई थी, 2016 में हमारे मकानों को ढा दिया गया, ये उसके प्रमाण हैं, ये रसीदें हैं, और हमारा मकान जानवर आज भी गायब हैं, मिले नहीं। जब जानवरों का मालिक ही नहीं होगा तो जानवर तो जंगल में निकल गए। गायब होने के पीछे किसका रोल है? क्योंकि उस जगह पे आज़म खान ने कब्ज़ा किया है, तो आज़म खान की जवाबदेही नहीं होना चाहिए। आज़म खान की भैंसें जब चोरी हुई तो पूरी यूपी की पुलिस ढूंढ रही थी उनको। एक गरीब व्यक्ति की अगर भैंस गायब हुई है तो वो मुकदमा नहीं लिखा सकता जाके। एक गरीब व्यक्ति की जिसकी जीविका बकरी पाल कर चलती हो, 200 बकरी पालने का अगर मेरा कारोबार है तो मेरी तो जीविका चल रही है ना। आज़म खान की नज़र में तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। उनके लोगों ने तो रस्सी काट के छोड़ दिया, या जिसका दिल चाहे उठा के ले गया बकरी। लेकिन जब वो व्यक्ति वापस आया उसकी बकरी नहीं थी। उसने जाके एप्लीकेशन दी, साहब मेरी बकरी गायब हुई है 2016 में, नहीं मिल रही है आज तक। तो उस पर मुकदमा हुआ है आज़म खान के खिलाफ 120 बी का। डायरेक्ट चोरी नहीं है, प्लानिंग का, षड्यंत्र का, क्योंकि वो जगह आज़म खान के नाम पर अलॉट हुई है। उनके कार्यकर्ताओं ने उस जगह को खाली कराया है, जिसको वो कहते हैं अंडा चोरी, मुर्गी चोरी। अंडा और मुर्गी का मुकदमा नहीं है। आज़म खान कलाकार आदमी है, भाषण को घुमाने में, लोगों को समझाने में। तो ये मुकदमे फ़ाइल हुए। जहाँ जहाँ ज़्यादती हुई थी वो सारे परिवार फिर मेरे पास आए। सब हमारी ये ज़मीन आज़म खान के नाम पे है, देखिए खतौनी में हमारा नाम है, कब्ज़ा आज़म खान का है, देखिए साहब हमारा ये मकान। तो सब लोग आने लगे मेरे पास। तो सरकार बदली और कार्रवाई होने लगी, आप कह रहे हैं। फिर आप जब पहले डीएम नहीं सुनते थे, बाद में डीएम सुनने लगे और कार्रवाइयाँ होने लगी। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो आप चाह रहे थे या जिस संघर्ष में आप लगे थे और जो लक्ष्य था आपका, लगभग वही लक्ष्य बीजेपी का भी हो गया, सरकार का हो गया था, और वो काम होने लगे। तो आपका और बीजेपी का लक्ष्य एक था, साथ साथ क्यों नहीं आ पाए? कभी दोस्ती करने की कोशिश की? आप कांग्रेस में थे। नहीं, सवाल ही नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। रोल है उस ईमानदार अधिकारी का जिसके पास जनता गई, आप तो ये भी जानते और हैं, उसने एप्लीकेशन पर को एंटरटेन। अभी आप ही थोड़ी देर पहले कह रहे थे सरकार कोई और थी तब क्या हो रहा था, सरकार बदली तब क्या हुआ? अगर मुझे और अधिकारी को ही करना था तो पहले हो गया होता। अगर मुझे लगता है कि सपा के दौर में भी वो अधिकारी यहाँ होते तो वो होता। क्योंकि आदमी के अंदर अगर दिल है और उसको ईमानदारी नज़र आती है कि मैं पढ़ लिख कर इस कलम को लेकर आया हूँ, तो इस कलम से इंसाफ निकलना चाहिए। तो पहले भी तो जो अधिकारी थे वो पढ़ लिख कर ही आए थे। लेकिन वो सरकार की चाटुकारिता ज़्यादा करते थे ना। उनको बड़ी बड़ी कुर्सियों पे जाना होगा, उनको सरकार से बनाकर रखनी होगी। आजम खान तो आरोप लगाते हैं इन्हीं अधिकारी पर कि इनको प्रमोशन चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, इसलिए इन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, षड्यंत्र रचा सरकार की। नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, ईमानदार व्यक्ति के ऊपर आज़म खान तो आरोप लगाते हैं। आज़म खान जब राजनीति में आए थे तो किराए के मकान पे रहते थे, लमरेटा स्कूटर था, बीड़ी की ब्रांच में बैठते थे, साइकिल पे थे, अपना मकान तक नहीं था उनके पास। इतनी गुर्बत में थे वो, इतने गरीब हालत में। लेकिन आज अगर आप मालूम करेंगे ना, यूपी के 10 अमीर लोगों के नाम, उसमें आज़म खान के परिवार का एक नाम शामिल है। 2016 में इनके जौहर ट्रस्ट के खाते में 1100 करोड़ रुपए जमा थे कैश। 1100 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। एक व्यक्ति को 20-25 लाख रुपए कमाने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है एक आम आदमी को। आज़म खान ने राजनीति से 1100 करोड़ रुपए 2016 तक कमा लिए थे। इसके अलावा उनके बाग, उनकी यूनिवर्सिटी, उनके स्कूल। कितने ऐसे मुकदमे जिनमें आप शामिल हैं आजम खान के खिलाफ? करीब 40 मुकदमे हैं जिनको मैंने पैरवी करके मुकदमे लिखवाए, जिनमें मैं पैरवी कर रहा हूँ, और वो सारे मुस्लिम परिवार हैं। और बहुत गरीब लोग हैं, हैंड टू माउथ लोग हैं। आजम खान ने आपसे बात करने की कोशिश की, या उनके बेटे जो अब्दुल्ला आजम खान है, उन्होंने कभी आपसे बात करने की कोशिश की, कभी बातचीत हुई? एक बार इन्होंने की थी जेल जाने से पहले। क्या बात हुई? डायरेक्ट नहीं हुई थी, इनके एक कार्यकर्ता ने बात चलाई थी कि आज़म खान मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा क्या वजह है? तो कहने लगे आप जो मुकदमे लिखवा रहे हैं इन लोगों को न्यूट्रल करना है। मैंने कहा न्यूट्रल हो जाएंगे। बोले कैसे होंगे? मैंने कहा इनकी जो ज़मीन है आज़म खान ने कब्ज़ा की है वो वापस करवा दीजिए आप, और जो मुकदमे इन लोगों के ऊपर लगाए हैं वो मुकदमे, चरस के मुकदमे लगा के जेलों में डाल दिया था लोगों को, तो उनको आप मुआवजा दे दीजिए। जिन नौजवान बच्चों की आपने उम्र ख़राब कर दी, आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, जिनके बच्चों को जेलों में डाला है, उन परिवारों से आप माफ़ी मांगिए, उनको मुआवजा दीजिए, और आप यतीम खाने की जगह वापस कर दीजिए, आलियागंज के किसानों की जगह वापस कर दीजिए, हम ये मुकदमे न्यूट्रल करा देंगे। कहने लगे इस पे बात मत करिए, ये प्रेस्टीज की बात है, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, हम आपको चमरौए से विधायक की लड़ा देंगे या एमएलसी की कुर्सी दे देंगे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गरीब लोगों के लिए काम करता हूँ, सिर्फ आप अगर इतनी बात मान लें तो ये लोग न्यूट्रल हो जाएंगे। उन्होंने मानी नहीं,
मैंने आगे बात नहीं बढ़ाई, सिर्फ ये बात थी। टिकट ठुकरा दिया। बिल्कुल। मगर आपने इतना संघर्ष किया, आजम खान के खिलाफ इतने सारे मुकदमों में आप पैरवी करते रहे, उसके बाद जब टिकट देने की बारी आई तो कांग्रेस से आपकी बात क्यों नहीं बनी फिर? कांग्रेस पार्टी का अखिलेश यादव से गठबंधन था। गठबंधन में टिकट होना था मुझे 17 में, मेरा टिकट काट दिया गया और मुझे बनारस भेज दिया कि आप बनारस में काम कर लो, आजम खान से आपकी बनती नहीं है, तो आप यहाँ पे आजम खान आरोप लगाएंगे कि गठबंधन में हमारा साथ नहीं दे रही है कांग्रेस। तो मैं बनारस चला गया। अब जब चुनाव हार गए कांग्रेस बुरी तरीके से, तो फिर मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और एक एनजीओ चलाता हूँ, लोगों का मैं काम करता रहा अपनी एनजीओ के थ्रू। मैं विंटर रिलीफ कैंप लगाता हूँ, हेल्थ कैंप्स लगाता हूँ। इस बार कोशिश नहीं की कांग्रेस? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हुआ ये कि आज़म खान के ख़िलाफ़ जब ये मुकदमे शुरू हुए और आज़म खान का जेल का सफ़र तय होना शुरू हुआ, तो कांग्रेस ने मुझे रोका कि आज़म खान के ख़िलाफ़ आप क्यों इतनी बयानबाजी कर रहे हैं, आज़म खान को नहीं, आप भाजपा को टारगेट करिए। तो मैंने कहा भाई मैं तो जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ, चाहे वो जुल्म आज़म खान करें या भारतीय जनता पार्टी करे, मैं तो दोनों के ख़िलाफ़ बोलूँगा। और विचारधारा की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है ये। तो उन्होंने कहा नहीं, आप आज़म खान के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा साहब मैं जिन परिवारों की 2016 से या 15 से लड़ाई लड़ रहा हूँ, उन परिवारों को तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। उन परिवारों को तो इंसाफ दिला के रहूँगा, उनकी ज़मीनें वापस करा के रहूँगा। उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया कि आपको निकाल देंगे। मैंने कहा निकाल दीजिए। मुझे उन्होंने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। जब निष्कासित किया तो फिर आम आदमी पार्टी ने मुझे ज्वाइन कराया। उससे पहले मुझे बसपा के लोग ज्वाइन कराने के लिए आए। मायावती के बाद सेकंड पंक्ति के लोग आए थे ज्वाइन कराने। उसमें गिरीश भाई थे जो उनके एक एमपी हैं, शमसुद्दीन रायन साहब थे। तो मैंने कहा साहब आपकी पार्टी तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपके यहाँ चंदे का बहुत कॉन्सेप्ट है, जन्मदिन पे, मरम दिन पे, सब पे चंदा चाहिए होता है आपकी पार्टी को, हम दे नहीं सकते। मांगा गया? उन्होंने कहा साहब आपसे नहीं मांगेंगे, रामपुर की सीट पे हम नहीं मांगेंगे, और जब हम कभी सत्ता में होते हैं तो पार्टी फंड में लोग खुद से देते हैं। मैंने कहा साहब हम सत्ता में आने के बाद भी पार्टी फंड में खुद से नहीं दे सकते, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने विश्वास करके हमें सत्ता सौंपी है तो हम उसके काम की एवज़ में तो उससे पैसे मांगेंगे कि भाई हम तुम्हारा। बीजेपी से कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आइडियोलॉजी नहीं है ना। जो जुल्म आज़म खान या सपा करती है, गुंडागर्दी, वही जुल्म तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इंसान को इंसान नहीं समझ रही है, लेकिन ऊपर वाले की जो अदालत है उसमें इंसाफ होता है। आम आदमी पार्टी से आप प्रत्याशी हैं, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं प्रचार करने आपके लिए? अरविंद केजरीवाल साहब ने अपना एक मैसेज रामपुर के लिए जारी किया था मेरा नाम लेकर। खुद आ रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि शायद 11 तारीख को उनका कार्यक्रम लगेगा रामपुर में। आ रहे हैं जी, 11 तारीख 11 को। अच्छा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? अगर आप मान लीजिए चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, रामपुर के आजम खान को हरा पाते हैं, तो क्या आपके एजेंडा क्या होगा? जो एक आम व्यक्ति का मुद्दा है जो उसकी ज़रूरत है, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो हर इंसान को चाहिए ही चाहिए। सरकार से और क्या चाहिए? हमारे बच्चों के स्कूल अच्छे हो जाएं, हमारी बिजली या तो फ्री हो जाए या न्यूनतम दाम पर मिल जाए हमें, या फिर हमारे हॉस्पिटल्स अच्छे हो जाएं। आज इंसान की पूरी ज़िंदगी भर की कमाई अपने परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए ना तो उसके ऊपर लग जाती है, उसको दिल की बीमारी का इलाज कराने में। आज लोग दिल्ली जाते हैं इलाज कराने के लिए। ये इतनी सरकारें आईं, इतने बड़े बड़े नेता गए, एक अस्पताल रामपुर में दिल्ली जैसा नहीं बना पाए। लोग दिल्ली जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। स्कूलों की हालत ऐसी है कि आज़म खान ने अपने प्राइवेट स्कूल तो खोल लिए, सरकारी स्कूलों को कभी अच्छा नहीं किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, किसी नेता ने अपना प्राइवेट स्कूल नहीं खोला। तो ये होती है व्यवस्था कि सरकारी तौर पर आप चीज़ों को अच्छा करिए ताकि हर अमीर को, गरीब को फ़ायदा पहुंच सके। तो हमारा एजेंडा जो दिल्ली का मॉडल है, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, महिला की सुरक्षा, महिलाओं की बसें फ्री करना, राशन 10 किलो, 2500 की पेंशन, ये सारी चीज़ें जनता को चाहिए हैं और मुझे लगता है कि इसी पर चुनाव होना चाहिए। अब तक उत्तर प्रदेश में केवल मंदिर, मस्जिद, जात बिरादरी के नाम पर लोग वोट मांगते हैं, तो सारे नेता खुश हैं और जनता परेशान है। इस बार मुझे लगता है रामपुर में ख़ास तौर से और पूरी यूपी में बदलाव होगा। तो ये थे फैसल खान लाला, इन्होंने अपने मुद्दे बताए और लंबी एक लड़ाई इन्होंने लड़ी। देखने वाला होगा कि जो इन्होंने लड़ाई मुकदमों के थ्रू लड़ी आज़म खान के खिलाफ, क्या चुनाव में भी ये कामयाब हो पाते हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ और कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।